नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने गुरुवार को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक 14 साल की लड़की से मुलाकात को याद किया, जिसे नौकरी के झूठे बहाने तस्करी कर लाया गया था। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा, ये अदालत उत्पीड़न को समझती है, जिससे ऐसे लोगों को गुजरना पड़ता है। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछे तो मैं उन महिलाओं के लिए पूरा सम्मान रखती हूँ जिन्हें इस तरह धकेला जाता है। मैं पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रमुख थी। इससे पहले मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति का प्रमुख हुआ करती थी। आज भी जब मैं एक 14 साल की लड़की के बारे में सोचती हूँ जिसे 4 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है तो मन दुखी होता है। पक्षकारों के बीच स्वीकृत तथ्य ये थे कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से ऋण लिया था और इसे वन टाइम सेटलमेंट के जरिए चुकाने का इरादा व्यक्त किया था। बैंक ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि योजना में दिए गए सेटलमेंट फॉर्मूले के अनुसार महासमाधान योजना 2021-22 ओटीएस राशि 36,50,000 रुपए निर्धारित किया गया था। याचिकाकर्ता ने बैंक में 35 लाख रुपए जमा किए थे। हालांकि बाद में पत्राचार के जरिए बैंक ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसका प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था, जिसने कुछ शर्तों के साथ समझौता प्रस्ताव को मंजूरी दी और ओटीएस अमाउंट को बढ़ाकर 50,50,000 रुपए कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लगातार पत्राचार हुआ, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने मौजूदा याचिका दायर की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक बैंक एक मुश्त निस्तारण राशि वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस को एक तरफा होकर नहीं बदल सकता। ऐसा करना प्राकृतिक न्याय और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस डीडी बंसल की खंडपीठ दरअसल एक रिट याचिका का निस्तारण कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता प्रतिवादी बैंक के आदेश से व्यतीत था, जिसने एक तरफा होकर ओटीएस राशि को 36,50,000 रुपए से बढ़ाकर 50,50,000 रुपए कर दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र अनीस खान की हत्या के मामले में दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि दूसरे पोस्टमार्टम और राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा की जा रही जांच की निगरानी एक जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। अदालत ने इससे पहले घटना को गंभीर और चौंकाने वाला करार देते हुए मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। जस्टिस राजशेखर मंथा ने ये कहते हुए जांच को एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी को हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कहना जल्दबाजी होगी कि एसआईटी द्वारा जांच कराना उचित नहीं होगा। एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय की समाप्ति का नियम एक जनहित याचिका में भी लागू होता है, जैसा कि निजी हित में शुरू किए गए मुकदमे के संबंध में होता है। विधायक अमीन पटेल द्वारा दायर जनहित याचिका और कमाटीपुरा के एक निवासी की याचिका में कहा गया है कि फिल्म पूरे क्षेत्र को कलंकित करती है और साथ ही पूरे गुजरात स्थित काठियावाड़ी समुदाय को भी बदनाम करती है। आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म में कुछ पहलुओं पर ध्यान देते हुए पीठ ने कहा कि इसमें हस्तक्षेप करना अनुचित होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता दिसंबर 2021 में फिल्म को दिए गए सीबीएफसी प्रमाण पत्र को चुनौती देने में विफल रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के खिलाफ याचिकाओं के एक समूह में किसी भी राहत से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सीबीएफसी द्वारा जारी सेंसर प्रमाण पत्र को चुनौती के अभाव में किसी फिल्म की रिलीज पर कोई रोक नहीं हो सकती है। बता दें, आज यानी शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज हो गई। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कर्णी की खंडपीठ ने 2 जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि एक सरकारी अस्पताल किसी को इस आधार पर इलाज से इनकार नहीं कर सकता कि वो उस क्षेत्र का निवासी नहीं है जहां अस्पताल है। जस्टिस राजवीर सहरावत की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कही, जिसमें गर्भवती महिला को चंडीगढ़ के एक सरकारी अस्पताल द्वारा
इस आधार पर मेडिकल ट्रीटमेंट से वंचित कर दिया कि वो यूटी चंडीगढ़ की नहीं पंजाब की निवासी है। याचिकाकर्ता 5 महीने की गर्भवती ने चंडीगढ़ के एक सरकारी अस्पताल से संपर्क किया। वो इलाज के लिए अस्पताल में एक मरीज के रूप में भी रजिस्टर्ड थी। हालांकि बाद में उसे अस्पताल से इस आधार पर मना कर दिया गया था कि वो यूटी चंडीगढ़ की निवासी नहीं है। इसलिए उसने वर्तमान रिट याचिका के साथ हाईकोर्ट का रुख किया। इसमें परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग की गई। इसमें प्रतिवादियों को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान करने का निर्देश दिया। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 4 नए न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया। राष्ट्रपति ने निम्नलिखित नियुक्तियां की हैं: 1 नीना बंसल कृष्णा, 2 दिनेश कुमार शर्मा, 3 अनूप कुमार मेंदिरत्ता, 4 सुधीर कुमार जैन। 25 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना में कहा गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने न्यायिक अधिकारी 1 नीना बंसल कृष्णा, 2 दिनेश कुमार शर्मा, 3 अनूप कुमार और 4 सुधीर कुमार जैन को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस अधीक्षक जिला शहडोल को आरोपी को कथित रूप से लाभ देने के लिए उचित धाराओं के तहत केस दर्ज नहीं करने पर अपराधी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा अनिवार्य रूप से आईपीसी धारा 409, 420 और 34 के तहत आवेदक आरोपी द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका पर विचार कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार आवेदक ने गलत बयानी द्वारा शिकायतकर्ता को धोखा दिया था। कुछ निवेश शिकायतकर्ता द्वारा और अन्य आवेदक के माध्यम से शेयर बाजार में किए गए थे। भुगतान की मांग करने पर आवेदक द्वारा चेक जारी किया गया जो अनादरित हो गया। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि कानून का ये सुस्थापित सिद्धांत है कि लाइसेंस में ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए अनुमोदन के अभाव की ये व्याख्या नहीं होगी कि चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जस्टिस संदीप भट्ट ने मोटर वाहन अधिनियम एमवी एक्ट की धारा 173 के तहत पहली अपील के संबंध में ये टिप्पणी की, जिसमें अपीलकर्ता बीमा कंपनी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यतीत थी। ट्रिब्यूनल ने दावेदारों, चालक और मालिक को संयुक्त रूप से और अलग अलग 9% ब्याज दर के साथ 1,55,000 रुपए का मुआवजा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोहम्मद मनन डार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। 24 वर्षीय कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद मनन डार के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत दर्ज एक मामले में मामला दर्ज किया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंबानी की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जवाब मांगा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 8 अप्रैल को पोस्ट किया। यूएपीए की धारा 43D 2B के प्रावधान के तहत असंभवता की सीमा को पूरा करने वाली हिरासत को सूचीबद्ध किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि बेटी की शादी के समय जो संपत्ति दहेज या किसी अन्य रूप में दी गई है वो विभाजन के लिए उत्तरदायी होगी और बेटी की ओर से विभाजन के स्थापित मुकदमे में उसे शामिल करना होगा। जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने विभाजन के लिए दायर एक मुकदमे में ये टिप्पणी की। मामला याचिकाकर्ता हेमलता ने 8 अगस्त 2018 को सिटी सिविल जज बेंगलुरु की ओर से पारित आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने अपने आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा दायर विभाजन के मुकदमे में उसके भाई की ओर से दायर आवेदन को अनुमति दी थी, जिसने मुकदमे में 2 संपत्तियों को शामिल करने की मांग की थी। दावा किया गया था कि उन संपत्तियों को शादी के समय दहेज में दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि विवाह का वादा, जिसमें 2 वयस्कों के बीच शारीरिक संबंध में शामिल है, प्रेम संबंध का मामला है और ये किसी भी रूप में आईपीसी की धारा 375 बलात्कार की परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा। जस्टिस मोहन लाल की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, जब झूठे वादे का मामला होता है जिसे यौन संबंध के लिए एक महिला की सहमति पाने के लिए किया जाता है तो गलत बयानी के बराबर होता है।
और इस प्रकार से पाई गई सहमति किसी व्यक्ति को बलात्कार के अपराध से मुक्त नहीं कर सकती है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।